This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language instructor. And today we have another episode of introductory session, and you are right now live on Zoom, and you are a part of Professional Spoken English online course. चैनल पर अगर आप नए हैं और अगर आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे अमूमन इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस मेरे यूट्यूब चैनल्स पर अपडेट होते रहते हैं। और अगर आप मेरे इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब से मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। बस हमेशा इस बात को याद रखें कि स्पोकन इंग्लिश, जब हम जबान को खोलने की बात करते हैं ना, तो उसके लिए आपको टू वे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। एंड टू वे कम्युनिकेशन इज पॉसिबल इज ओनली लाइव ऑन Zoom, Google Meet, or some other kind of these softwares. But we use Zoom app for the live sessions. And if you watch us on YouTube, you will simply improve your knowledge, but you won't be able to start speaking English fluently within 3 to 6 weeks, right? कोर्स कंटेंट आपके सामने है, तमाम स्टूडेंट्स गौर से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी हैव इट ऑन योर व्हाट्सएप। प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट, ये मेरा लेक्चर 1 होता है, विच आई हैवंट स्टार्टेड। सेंटेंस फॉर्मेशन से मैं आज मेरा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर ये आता है। आज मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा सेंटेंस फॉर्मेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। और कल के सेशन में, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरी डिस्कशन होगी और बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना बेसिक लेवल मुकम्मल करते हैं। हर टॉपिक के ऊपर आपको टेस्ट मिलता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया मुझे कल के टेस्ट के लिए, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अब हर टॉपिक के ऊपर जो है वो टेस्ट क्रिएट करूं, और आपको जो मैं पढ़ाता हूं मंडे और ट्यूसडे में, वो मैं आपसे उस टेस्ट की शक्ल में जरूर शेयर करूं। मैं एक्सरसाइजेस भी देता हूं प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद मैं टेस्ट देता हूं, और फिर उससे मुझे पता चलता है आवाम को कहाँ पर मसले आ रहे हैं। तो जैसे अभी मुझे पता चला, टेस्ट 3 में सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया। इट मीन्स दैट यू नीड टू अटेंड अ लेक्चर ऑन कंजंक्शंस। So most probably this Saturday I will conduct an extra class on conjunctions, and it's gonna be a live session. So उसके बाद हम टेंसेस, मॉडल वर्ब्स और कंडीशनल्स को स्टडी करेंगे। को फीस आपको तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, 6000 फॉर 3 months वन टाइम पेमेंट पॉलिसी है। मंथली फीस सबमिट करवाएंगे तो आपको 9000 रुपए का कोर्स पड़ जाता है। 3000 3000 3000, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक फीस बचा लें, अपनी एक एडमिशन फीस भी माफ करवा लें, तो 6000 पे कीजिए और 3 months की एक्सेस ले लीजिए। और ये ऑफर इस वीक की है, अगले हफ्ते 7000 फॉर 3 months एडमिशन फीस हमारी एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। कोर्स आज 6 नवंबर है, 6 नवंबर से ऑफिशियली ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आपका ये कोर्स चलेगा 6 नवंबर से 6 दिसंबर, 6 जनवरी और 6 फरवरी तक। 3 महीने आप मेरे साथ रहेंगे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। और जब ये 3 महीने खत्म भी हो जाएंगे तो उसके बाद भी सर आपको अपने साथ जोड़ के रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इफ वॉट एवर यू स्टडी इन 3 months यू विल फॉरगेट इन 3 weeks। आप 3 हफ्ते बहुत होते हैं भुलाने के लिए जो कुछ आप 3 महीने में पढ़ते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे 1-to-1 सेशंस के अंदर। कहीं ना कहीं मैं आपको एंगेज करके रखूंगा पूरे दिन में, मंडे टू फ्राइडे के दरमियान, ताकि आप अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करते रहें। टाइमिंग्स आपके सामने है। सुबह की शिफ्ट 10 से या 1 होती है, फिर दोपहर की शिफ्ट 3 से 6, रात की शिफ्ट 8 से 11। जो सेशन मेरा आज सुबह चल रहा है, यही सेशन आप दोपहर में 3 से 4 ले सकते हैं लाइव, यही सेशन रात में 8 से 9। आपकी मुलाकात वेडनेसडे थर्सडे आपकी स्पोकन टीचर से होती है, मिस बुशरा से और मिस कोमल से। अब जो आपकी डिस्कशन टीचर्स है उनकी तादाद अब हो गई है 6। 3 थी पहले, अब 6 हो चुकी है। 3 दिन आपको मिलती है मिस आयशा, मिस परी, मिस कोमल, और 3 दिन आपकी मुलाकात होती है मिस फरा, मिस सना और मिस निशा। यू हैव गॉट 6 डिस्कशन टीचर्स फ्रॉम नाउ।
एंड यू हैव एन वन एक्टिविटी टीचर, तो आपकी एक एक्टिविटी टीचर है 5 to 6 और 10 to 11 में वो आपका प्रोनाउंसिएशन सेशन कंडक्ट करती है, एंड दैट्स मिस मरियम. शी is your pronunciation teacher. She is US qualified. That's why she helps you to improve your accent. 6 डिस्कशन टीचर, एक एक्टिविटी टीचर, 2 स्पोकन टीचर्स और एक आपका ग्रामर टीचर. टोटल मिलाकर अब हम आपको दे रहे हैं 10 डिफरेंट लैंग्वेज एक्सपर्ट्स टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश. अब जाओ पूरे पाकिस्तान में चिराग लेके ढूंढ लो, 10 टीचर्स कहाँ मिलेंगे आपको 6,000 रुपए में, वो भी 3 महीने के लिए. तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जो इस बात पर बजिद है कि वो आपको स्पोकन की तरफ लेकर आए. मेरी क्लास में अमूमन आप लोग अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, अपनी गलतियों को मिनिमाइज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप ग्रामर को स्टडी करते हैं. बाकी जितने सेशंस हैं, मेरा सेशन स्पोकन क्लास से लिंक होता है. वट एवर आई टीच यू प्रैक्टिस इन योर स्पोकन क्लास. डिस्कशन क्लास इट्स जस्ट अ रैंडम स्पीकिंग क्लास, जहां वो स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलना जानते हैं. लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं तो याद रखिएगा, नेवर स्किप ग्रामर एंड स्पोकन क्लास, नेवर स्किप. राइट. आप ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैं आपको हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ, अगर आप जीरो लेवल पर हैं तो आप डिस्कशन क्लास दिन में ना लेने के बजाय आप दिन में 3 दफा स्पोकन क्लास ले लें. दैट्स गोना बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. जिस दिन ग्रामर है उस दिन डिस्कशन ले लाजमी, क्योंकि बिकॉज इन ग्रामर क्लास यू डोंट स्पीक, यू नॉर्मली हैव टू लिसन एंड यू नॉर्मली आंसर योर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस. लेकिन जिस दिन स्पोकन क्लास है, दिन में 3 स्पोकन है, तीनों लीजिए. I am 100% sure that in 3 to 5 weeks you will see the difference in your speaking, in your confidence level, in your response. Right? This is the only payment method which you have to follow. आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं. आई एम शेयरिंग माय नोट्स विद ऑल ऑफ यू. सेंटेंस फॉर्मेशन आज का एक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपके साथ. ठीक है. I'm just sharing my screen so that we can start as quick as possible. Here we go. ये नोट्स आपके व्हाट्सएप के ऊपर रिसीव हो चुके हैं, दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा जिनके पास नहीं है. और आज की क्लास का आगाज रीकैप से कर रहा हूं. सेंटेंस फॉर्मेशन, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. माइक के कंट्रोल्स आपके पास हैं. व्हेन एवर यू हैव टू क्वेश्चन मस्ट रेज योर हैंड. राइट. जब भी आपका कोई सवाल हो लाजमी तौर पर हैंड रेज किया करें. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ना किया करें, सिर्फ आपका क्वेश्चन लेक्चर से रिलेटेड होना चाहिए. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. सर मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ. बनाओ बेटा, किसने रोका है. पहले 3 चीजें इस्तेमाल करते थे, आज से 4 चीजों का इस्तेमाल करोगे. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब. सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे. एवरी डे इज अ टाइम एक्सप्रेशन. एडवर्ब से मुराद क्या है, टाइम एक्सप्रेशन. कल की क्लास सब्जेक्ट पर आ रही है बहुत तफसीली, कल की क्लास ऑब्जेक्ट पर आ रही है बहुत तफसीली. उसके बाद जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना सब्जेक्ट में, ना ऑब्जेक्ट में, ना प्रोनाउंस में, ना डिटर्मिनर में, ना पॉसेसिव प्रोनाउन में, ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, क्योंकि कल के सेशन में मैं पढ़ाऊंगा प्रोनाउन फैमिली. ठीक है. आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं उसमें ये 4 चीजों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल करता हूं. एडवर्ब को ड्रॉप कर दें. सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे. अगर एवरी डे को मैं हटा दूं तो क्या जुमला बनता हुआ नजर आ रहा है? कोई परेशानी? महानूर, शीमा, सिद्रा, सोनिया, ड्रॉप कर दूं यहां से? अगर आप कहें. माइक्स ऑन है आपके. मैं इसमें से एडवर्ब को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ. क्या मैं एडवर्ब को ड्रॉप कर सकता हूँ? कोई
जुमले पे ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि सेंटेंस सेंटेंस ही ना रहे, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाए। नो सर। पक्की बात है, सर हसीब टीचर्स यस। अस, जुमला यस। सही है। इट इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी ड्रॉप कर दूं, अगर इजाजत है ऑब्जेक्ट को भी हटा दूं। सर हसीब टीचर्स, सर हसीब पढ़ाते हैं, जुमला बन गया ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के बगैर। यस सर। बिल्कुल सर, बन ये सकता है। सेंटेंस सर सिंपल हसीब, सेंटेंस होगा। सर हसीब टीचर्स सिंपल सेंटेंस है, भले से सब्जेक्ट आ रहा है वर्ब आ रहा है, लेकिन सेंस हमें मुकम्मल मिल रहा है। जैसे आई अंडरस्टैंड, I understand, sir. It's okay. I know. She writes, she talks, she speaks. सर आप ड्रॉप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को भी और एडवर्ब को भी। ऐसा हो सकता है तो देखें आगे नजर आएगा, बिल्कुल हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेंटेंस बन गया। और इन तीनों टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, हम इनको दूसरे अल्फाजों में सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। हम इनको एक और नाम भी दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, दे ऑल आर सिंपल सेंटेंसेस। अच्छा, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? यस और नो सर, बज़ाहिर तो लग रहा है बन रहा है, लेकिन याद रखें इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, क्योंकि वो डेफिनेट होता है। हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे होते हैं, तुम इधर आओ। अब मैं तुम की जगह पर ये भी तो कह सकता हूँ, इधर आइए। जैसे यार आपके सामने कोई खड़ा हुआ है, आपने कहा बात सुनिए, आप ये तो नहीं कहेंगे ना तुम बात सुनो भाई। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं, बात सुनिए, लिसन टू मी। आ गई बात समझ? तो यानी कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है और वो यू होता है और वो छुपा हुआ होता है। यकीन नहीं आ रहा तो इस सेंटेंस को देखिए, कॉल सारा, कॉल सारा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं, लेकिन जब आप उसका ऑपरेशन करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, उसके ऊपर से कवर हटाएंगे, पर्दे हटाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक सब्जेक्ट मौजूद है, और वो सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू। और क्योंकि, और ये मैं साबित भी कर सकता हूँ कि यू होता है, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो आप लोग क्या कहते हैं? तुम चुप, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम चुप रहो। आपने क्या कहा? ऑर्डर किया। और आप एंग्री हैं, गुस्से में हैं, जब गुस्से में होते हैं तो आप यू का इस्तेमाल करते हैं। आ गई बात समझ? ठीक है, चले आगे। आखिरी सवाल, आखिरी एपिसोड का जो था वो ये था, जहां से आज का सेशन स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। मेरा आपसे एक सवाल है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो यहां से। क्या एक सेंटेंस के अंदर बेटा दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? सोचो, जहन पे जोर डालो। क्या एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं सर, अली एंड सारा। दो वर्ब्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, अली इज राइटिंग, इज और राइटिंग। क्या दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं? आ सकते हैं सर। क्या दो एडवर्ब भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं सर। देखो, दो एडवर्ब कैसे आएंगे? एक एडवर्ब शुरू में लगाओ, एक एडवर्ब आखिर में। नॉर्मली ही कम्स ऑन संडे, नॉर्मली भी आपका एडवर्ब हो गया, संडे भी आपका वर्ब एडवर्ब हो गया। नॉर्मली ही कम्स ऑन संडे, टाइम एक्सप्रेशन है, आमतौर से वो इतवार को आता है। तो इसका मतलब ये कि दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। जो लोग अभी तक अपने बेड से नहीं उठे, उनसे इल्तिमास है, विनती है, गुजारिश है कि अपने बेड से उठिए, मुंह हाथ धोइए, पानी का एक गिलास पीजिए, गर्म, ज्यादा ठंडा नहीं, टेपेड वाटर, and then start your start listening this lecture, because this is something very important for all of you. एक सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो याद रखें बेटा, याद रखें, याद रखें,
it has two different names, direct object और indirect object. अब सवाल ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, और सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? कुछ अगर आपके जहन में ये सवाल है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कल की एपिसोड देख लें। लेकिन ये बात याद रखें कि वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, और वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है समथिंग, और जब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा हूं तो इसका मतलब है समबडी। अब आइए पहले समबडी और समथिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये समबडी कौन होता है और समथिंग क्या होता है। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे जेब में कुछ था, अब्बा ने रोका, बेटा व्हाट डू यू हैव। अब देयर इज समथिंग इन माय पॉकेट या देयर इज समबडी इन माय पॉकेट? There is something in my pocket. दरवाज Something in my pocket. देयर इज समथिंग इन माय पॉकेट। देयर इज दरवाजे पे दस्तक हुई, देयर वाज अ नॉक एट द डोर। देयर इज समबडी एट द डोर या देयर इज समथिंग एट द डोर? Somebody. Somebody at the door. देयर इज There समबडी। is somebody at the door. समबडी एट। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है नालायक कि वो समथिंग और समबडी को नहीं समझ पा रहा। बताओ क्या होगा, आई लाइक समबडी होगा या आई लाइक समथिंग होगा? I like something. क्यों, सारा को भी तो पसंद कर सकता हूँ मैं। सिर्फ मुझे Both somebody. बिरयानी पसंद है, मुझे सिर्फ आई लाइक बिरयानी, बिरयानी समथिंग हो गई है, और आई लाइक सारा, सारा समबडी हो गई है। Somebody. अच्छा, Both are. आई टीच समबडी होगा या समथिंग होगा? Somebody. Somebody. अंग्रेजी भी तो पढ़ाता हूँ मैं। आई टीच इंग्लिश, अब इंग्लिश समबडी है या समथिंग है? Something. सम। Something. अच्छा, आई टीच सारा भी तो हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। समबडी भी हो सकता है और समथिंग भी हो सकता है। Something. अच्छा, आई किल्ड, अब बताओ आई किल्ड समबडी होगा या आई किल्ड समथिंग होगा? Somebody. 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 क्यों, मैं किसी Somebody. मैं शेर को भी, शेर का शिकार भी तो कर सकता हूँ, शेर को भी तो मार सकता हूँ। चले कुत्ता लगा ले, बिल्ली लगा लेते हैं, चूहा लगा लेता हूँ जो हर हफ्ते मरता है मेरे हाथ से। आई किल्ड अ रैट हो सकता है। अब ये रैट समबडी है या समथिंग है? Somebody. Somebody. सोच ले, चूहे को आपने समबडी का दर्जा दे दिया, बहुत खतरनाक बात हो गई। सोच ले, सोच। Something. Sir, समथिंग। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। आपको अपनी अलमारी में से आवाजें आ रही है, जो किचन की अलमारियां बनी होती है ना, उसमें से रात में आप उठी पानी पी ले, तो उसमें Something से आएगा उसमें से. अब आप Something. शौहर को उठा के क्या बोलेंगी? सुने, somebody is in the kitchen। No, वो something is in the kitchen. वो फौरन अपनी Sir, बंदूक, somebody is always using for human. ये चीज somebody is always for human and Yes, something sir. is for a non-living thing or any animal। Okay, sir. अब सबके जहन में ये बात तो क्लियर हो गई, समथिंग क्या है, somebody क्या है। Yes, sir. अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ऐसा मुमकिन है कि हम जब कोई सवाल, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई टीच, सवाल ये है कि क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? सर कह रहे हैं बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो समथिंग की शक्ल में आ गया। फिर मैंने लिखा आई टीच सारा, यहाँ पर सारा आपका ऑब्जेक्ट है। सबको ये बात भी पता है कि जो चीज आखिर में आती है वो ऑब्जेक्ट होती है। आई टीच इंग्लिश, आई टीच सारा। अब आपने जब ये दो सेंटेंसेस को देखा, अब कभी कभार सिचुएशन ऐसी आती है और अक्सर आती है कि हमें इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना पड़ जाता है। मैं सारा को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई teach टीच, English. आई टीच। अच्छा, अब ये जो आप इंग्लिश लगा रही हैं, ये बेसिकली क्या है? समथिंग। और ऊपर फॉर्मूले में पढ़ो, देखो समथिंग के बाद क्या आने वाला है? Two. टू।
और उसके बाद क्या लिखोगे? somebody, somebody। अच्छा, अगर मैं somebody को पहले लिखूं, I teach somebody, अब ऊपर फॉर्मूले में चेक करो क्या टू आएगा? no sir, नहीं no आएगा। No, sir. आइए अब इस सेंटेंस को क्रिएट करते हैं आपके सामने। आई टीच समथिंग टू समबडी, यानी कि आई टीच, क्या पढ़ाता हूं मैं? इंग्लिश। किसको? English to Sara Sara, ko. टू सारा। अच्छा, अब नीचे वाले सेंटेंस को क्रिएट करते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि आपने आज से पहले कौन से सेंटेंस को ज्यादातर क्रिएट किया है। आई टीच सारा इंग्लिश। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स तो आ गए, लेकिन अब आप मुझे बताइए कौन सा सेंटेंस आपने ज्यादा सुना है? आई टीच इंग्लिश टू सारा या आई टीच सारा इंग्लिश? I I teach teach English to English to Sara. Sara, आई I टीच। teach English to Sara, क्या ये I जुमला teach English to आज आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया? आई टीच सारा इंग्लिश। जी सर। yes, अच्छा, इसमें एक फायदा है आपका, आप कभी भी प्रेपोजिशन की गलती नहीं करेंगे अगर आप somebody को पहले लगाएंगे। अगर आप समथिंग को पहले लगाते हैं तो प्रेपोजिशन की गलती के इम्कानात है। उसकी वजह यह है, मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ फॉर। याद रखिएगा, समथिंग के बाद आप टू भी लगा सकते हैं और फॉर भी लगा सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा होगा, आइए अपनी गुनाहगार आंखों से देखिए। आई बाय, something for somebody, आई विल बाय अ कार। आप बताओ मैं टू लगाऊं या फॉर लगाऊं? for For अच्छा, अगर तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो यू को पहले ले आओ, कार को बाद में ले जाओ। जब somebody पहले आएगा तो प्रेपोजिशन उड़ जाता है। आई विल बाय यू car, अ कार। आई विल बाय यू अ कार। अब कौन सा सेंटेंस आपने ज्यादा सुना है अपनी जिंदगी में? आई विल बाय I will I will buy a buy car a car for you. आई विल बाय अ कार फॉर यू और आई विल बाय यू अ कार, ये आज आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया। अब लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है, पूछे क्या? what, सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम टू लगाएं या फॉर लगाएं? ये एक बड़ा मसला है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर टू लगेगा या फिर फॉर लगेगा? आपके ख्वाब में बेटा एक परी आएगी और वो परी आपको बताकर चली जाएगी कि यहाँ पर क्या लगेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आपको कुछ चीजें अंग्रेजी में याद करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि सर ने जब लैंग्वेज को पढ़ा तो क्या ये सारी बातें सर के दिमाग में थी? नहीं भाई, हमें भी पता चला तो हमने बैठकर फिर याद किया। अच्छा, कुछ चीजें हमें नहीं बताई गई। देखिए, जब इंसान खुद भी पढ़ता है ना तो उसको पता चलता है कि यार ये चीज तो हमें कभी किसी ने बताई नहीं, और अमूमन नहीं बताते लोग। लेकिन मैंने उन चीजों को अपने कोर्स के अंदर शामिल कर दिया है। अपने माइक्स बंद कर दिया करें जब बोलना रहा करें आप। अब ये देखें, अभी आपके पास एक लिस्ट आ रही है, वर्ब्स दैट टेक डबल ऑब्जेक्ट। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपके पास मौजूद है, जिनके पास नहीं है आ जाएगी। ये देखिएगा, व्हाट आर डबल ऑब्जेक्ट वर्ड्स, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। अगर कोई वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट्स लेता है तो देखिए एग्जाम्पल्स भी देखिएगा। आई विल शो यू द वे, दे सोल्ड अस देयर ओल्ड कार, कैन यू टीच मी अ न्यू सॉन्ग। इन तमाम सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए, somebody भी आपको नजर आ रहा है और समथिंग भी है। somebody भी है और समथिंग भी है। यहाँ पर आपको फिर somebody नजर आया, ये देखें somebody। और जब somebody पहले आता है तो मैंने अभी आपको बताया कि somebody के फौरन बाद क्या आ जाता है? something। somebody, something। आपको किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब आप समथिंग को पहले लेकर आते हैं तो फिर आपको जरूरत पड़ती है। इसी नोट्स के अंदर आपको एक एक्सरसाइज भी दी गई है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कुछ में हम सॉल्व करते हैं। हैंड रेस कीजिएगा जो आंसर देना चाहता हो। डोंट आंसर विदाउट रेजिंग योर हैंड, प्लीज फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। ही बिल्ट अ हाउस फॉर हिज पेरेंट्स। यहाँ पर अब आप देखें समथिंग पहले आया, जब समथिंग पहले आया तो फॉर आ गया, फॉर भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, और उसके बाद पेरेंट्स आ गया। मैं ये चाह रहा हूं मानू कि आप somebody को पहले ले आइए और समथिंग को बाद में ले जाइए। यस मानू, फिर आएगा he built his parents a house. ये चीज कोई तकलीफ हुई आपको? ही बिल्ट हिज पेरेंट्स अ हाउस, सिर्फ आपने somebody को पहले रखा, समथिंग को बाद। बतूल बताइए, आई विल सेंड द रिपोर्ट टू यू। somebody को बतूल पहले ले आइए और रिपोर्ट को बाद में ले जाइए। I'll send you the report. I'll send you tomorrow the report. आई The विल, report to अस्तगफिरुल्लाह, आई विल Shit. सेंड, somebody को ले आइए, आई विल सेंड, you the report tomorrow. बस टेंशन खत्म। टू तो उड़ जाएगा ना, ये तो टू आने की वजह ये है कि समथिंग पहले आ रहा है। जब आप somebody को पहले लेंगे तो टू ऊपर गायब। आई विल सेंड यू द रिपोर्ट टुमारो, ठीक है। यस समिया, लेट मी मेक सम टी फॉर यू। यू को पहले ले आइए, सम, Let me make you some tea. श्योर, मैं इंतजार Let करूँ me बेटा। make you some tea. श्योर बेटा, जाइए बनाइए। लेट मी मेक यू सम टी। Some tea. ही वॉन्ट्स टू, बतूल अगला बनाइए। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार टू मी। मी को पहले ले आइए और हिज ओल्ड कार को बाद में ले जाइए। He want to sell me his old car. आ गई बात समझ। Yes, यस लाइबा, लाइबा बनाइए। कुड यू, कुड यू। मोनिका बनाइए। लाइबा बनाइए। Could you bring me some water? एक्सलेंट, कुड यू ब्रिंग मी सम वाटर। मोनिका आपका माइक नहीं चल रहा है, आप अपना हैंड्स फ्री निकाल दीजिए तो आपकी शायद माइक में आवाज आ जाए। आपने माइक ऑन किया हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही, तो हैंड्स फ्री शायद आपका खराब हो गया, उसको निकाल दीजिए, फिर बोलकर देखें शायद आपकी आवाज आ जाए। ओके सर। अब आ रही है आपकी आवाज। शुड वी कुक डिनर फॉर देम, इसमें देम को पहले ले आइए, डिनर को बाद में ले जाइए। मोनिका बनाइए। Online classes. फसीहा बनाइए। Should should we cook? Should we them? We शुड वी कुक, सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। Should we cook them dinner? शुड वी कुक देम डिनर, वेरी गुड। फॉर चला गया, ठीक है ना। थ्रो द बॉल टू मी, सिद्रा बनाइए। सिद्रा, सिद्रा लेफ्ट साइड पर माइक होता है, उस पर टैप करेंगी तो वो अनम्यूट हो जाएगा। चले आगे चलते हैं, ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 2 भी आप लोग करेंगे, एक्सरसाइज 4 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, और उसके बाद आंसर की भी मौजूद होती है, आप इसको आंसर की से मैच करेंगे। सर कोई ऐसी लिस्ट मौजूद है जिससे हम ये याद कर सके कि कहाँ पर 2 आएगा और कहाँ पर 4 आएगा? बस आपको ये पूछने की देर थी और वो लिस्ट आपके सामने आ गई है। गौर से देखिए, सर ने आपको वो वर्ब्स दे दिए हैं जो अपने बाद टू लेते हैं। देखिए सब, अब हर सेंटेंस में आपको टू लिखा हुआ नजर आ रहा होगा।
They awarded a gold medal to top 10 schools. समिया एक काम कीजिए कि आप इसमें से टू को रिमूव कर दीजिए। अब जरा कॉमन अकल इस्तेमाल कीजिएगा। टू को अगर रिमूव करना है तो इसका मतलब ये है कि सर हम टॉप 10 स्कूल्स को शुरू में लेकर आएंगे और गोल्ड मेडल को आगे ले जाएंगे। बनाइए। Top 10 schools awarded a gold medal. दे अवॉर्डेड से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा ना। दे अवॉर्डेड They awarded टॉप 10 स्कूल्स अ गोल्ड मेडल। they awarded yes sir. दे अवॉर्डेड इसकी इसी तरह से खुद से बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि संडे का टू हटाओ। चलो मैं हटाती हूँ। दे ऑफर्ड, फसीहा बनाइए। दे ऑफर्ड, दे ऑफर्ड, दे ऑफर्ड। मोनिका बेटा जब आपका नाम लिया जाए ना, जब अपने माइक को अनम्यूट करें, बिला वजह में ना करें। दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, राइट? यू नीड टू लर्न इट। Today is your very They first day. offered me a management They offered me a management job. job. Next, Sidra. Sidra is on sleeping mode. Yes, Asfia. जी सर। I sent some money to you. इसमें से टू को रिमूव करें। I send you some money. I sent you some money. Very good. Yes, next, Sonia. Sam brought some flowers to you. इसमें से you को रिमूव कर, टू को रिमूव कीजिए। Sonia. Left. Some bought you some flower. Sam brought you some flowers. Urusa. Urusa. Yes, sir. Next. Could you please pass the salt to me? इसमें से टू को रिमूव कीजिए। Can you please me pass the salt? बेटा वर्ब तो लगाइए ना। Could you please pass? अब ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करना है ना। वर्ब तक तो हम वैसे लिखेंगे। Could you please pass? इसके बाद टू को हटाना है। Could you please pass me the salt? ये चीज। Could you please pass me the salt? Yes, next, Laiba. Laiba, इसको बताइए। He gave a gift to me. इसमें से टू को रिमूव कीजिए। Gave me a gift. He gave me a Gift. gave, ठीक है। अगर मैं कोई एक्सरसाइज ऐसी क्रिएट कर दूं जो इस सैटरडे को मैं क्रिएट करने वाला हूं कि मैं अगर आपसे कहूं कि टू लगाइए और फॉर लगाइए और ये आपके पास आ गए फॉर, तो क्या आप टू और फॉर लगा लेंगे? Yes, sir. अब Yes, जैसे sir. जैसे यहाँ Yes, लिखा, sir. याद करना पड़ेगा। ये समझने वाली बात नहीं है। ये रट्टा मारना पड़ेगा कि किन वर्ब्स के साथ टू लगता है और किन वर्ब्स के साथ फॉर लगता है। अगर आप इसको याद करेंगे तो इस सैटरडे का जो टेस्ट होगा, पहला जो टेस्ट मेरा होगा, यानी कि अब जो टेस्ट 4 मेरा क्रिएट करूंगा मैं हर हफ्ते। मैंने आपसे कहा है कि अब जो मैं जितने भी लेक्चर्स मेरे डिलीवर हो रहे हैं उन सब के ऊपर मैं टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता तो चले मेरी आवाम पढ़ती भी है या नहीं पढ़ती है। और अगर नहीं पढ़ती तो उस टेस्ट के चक्कर में पढ़ लेगी, क्योंकि रिजल्ट Yes, आएंगे, सबका स्कोर आएगा, हैप्पी बर्थडे होगी, है भाई। चले, नाम के आगे स्कोर लिखा होगा, समिया 4 नंबर। अब वो कहेगी यार नहीं पढ़ना है, 14 नंबर तो आए। लोग पूछेंगे भाई आपके 4 नंबर क्यों आए? तो इस चक्कर में बच्चा पढ़ देता है। जब सर असल में टेस्ट किसी भी लेवल पर आप लें, बच्चा उस चक्कर में ही पढ़ता है। कल टेस्ट है, पढ़ लो कुछ। अच्छा, कुछ नकल कर रहे होंगे, नोट्स उसी वक्त खोल के बैठेंगे। मुझे पता है आधी आवाम ऐसी होती है, नोट्स खोल के बैठेगी, लेकिन मुझे इस चक्कर में पढ़ तो लेगी ना, वो दिमाग में बैठ जाएगा।
ठीक है ना। तो टेस्ट के बहुत फायदे होते हैं। मुझे इस दफा टेस्ट, कुछ बच्चे बड़े एक्साइटेड थे टेस्ट के लिए, तो ये टेस्ट पहले भी हमने सारे टेस्ट क्रिएट किए हुए, लेकिन इस दफा अब दोबारा 0 लेवल से बना रहे हैं टेस्ट, तो बच्चों को ज्यादा एक्साइटमेंट है। अब देखें फॉर, मानूर बताइएगा, आई फाउंड अ पेन फॉर यू, इसमें से फॉर को हटा दीजिए। आई फाउंड अ पेन, I found you a pen. Sir, आई I have a फाउंड, question. जी बेटा। Sir, जैसे ये पोस्ट है, they posted a letter to you. हम तो ये भी कह सकते हैं they posted a letter for you. दे पोस्टेड अ लेटर टू यू, दे पोस्टेड अ लेटर फॉर यू। आपने इस बात को पहले कंफर्म किया कि पोस्ट अपने बाद टू लेता है या फॉर लेता है? कभी आपने इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की है? No, sir. अब आइए मैं आपको ये चीज सिखा भी देता हूँ। हमेशा याद रखें, जब भी आपके जहन में ये सवाल हो कि सर मैं क्या लगाऊं, अब हर वक्त तो सर आपके साथ नहीं है ना, लेकिन जिंदगी में हमने चीजों को कैसे सीखा है ये देखिए। आप जाएंगी सीधा ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स के ऊपर। जब भी हम किसी वर्ड को याद करते हैं या कहीं पर अटक जाते हैं, अब क्योंकि सर ने एक बात दिमाग में डाल दी है कि भाई कुछ वर्ब्स अपने बाद टू लेते हैं, कुछ वर्ब्स अपने बाद फॉर लेते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या इस्तेमाल करूं, तो आप उस वक्त किससे हेल्प लेने जाएंगे? आप सिंपली जाएंगे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स के ऊपर, या फिर दूसरी बात आप लिखेंगे, वैसे तो अब गूगल भी आपको बहुत कुछ बता देता है। जैसे आपने सिर्फ लिखा पोस्ट टू समबडी, देखिएगा नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं, पोस्ट टू समबडी या पोस्ट फॉर समबडी, तभी आपको ये बता देगा कि ये टू होता है या फॉर होता है। आप देखें पोस्ट टू और पोस्ट फॉर, डिक्शनरी खुल जाए तो उसमें ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन आती है। यहाँ पर प्रेपोजिशन पोस्ट टू और पोस्ट फॉर का डिफरेंस आ गया आपके पास। It can mean the same to you. It can also mean that you are volunteering to take letters to the post office for someone. I am posting a letter for you, यानी कि आप किसी का लेटर लेकर जा रहे हैं पोस्ट करने के लिए। I am posting a letter for you, लेटर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस तक। देख रहे हैं आप, उसका लेयर ऑफ मीनिंग आपके सामने आ गई। और पोस्ट टू समबडी, अब देखिए मैं आपके सामने ये चीज लिख भी देता हूँ, फिर आप खुद आपको समझ आएगा कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ। आपने कहा आई पोस्ट अ लेटर, ठीक है, आई पोस्ट अ लेटर फॉर, टू सारा कर रहा हूं मैं, टू सारा, ठीक है। आई पोस्ट सारा अ लेटर, कौन सा अच्छा लग रहा है? अब मैं तुम्हें फॉर भी लगा कर दिखाऊंगा, आप खुद फैसला कीजिएगा अपने जवाब को। आई पोस्ट अ लेटर फॉर सारा। अब इसमें अगर मैं सारा को पहले, आई पोस्ट सारा अ लेटर, अब आप खुद देखेंगे फॉर आपको क्या मीनिंग दे रहा है। मैंने सारा के लिए जाकर लेटर को पोस्ट किया है, और ऊपर जो है आप पोस्ट अ लेटर टू सारा, सारा इज एक्चुअली अ रिसीवर। यहाँ पर लेटर किसको रिसीव हो रहा है? रिसीवर ऑफ सारा। एन सारा। अच्छा, यहाँ मेरे एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? लेटर। लेकिन यहाँ पर आइए, मुझे बताइए क्या इस सेंटेंस में सारा रिसीवर है? आप खुद बताइएगा, अब आपको समझ आ जाएगी बात। आई नो। पोस्ट अ लेटर फॉर सारा, सारा मेरे ऑफिस में काम करती है, उसने कहा जरा आप मेरा ये लेटर पोस्ट कर दीजिए। ओके, रोज करना है जी। आई पोस्ट अ लेटर फॉर सारा, अब सारा रिसीवर नहीं है, वो तो अली को लेटर भेजती है। आई बात समझ? अब यस डिफरेंस। सर। अच्छा, अब आइए डिक्शनरी पे जा रहे हैं हम। हमेशा हेल्प लिया करें डिक्शनरी से। ये डिक्शनरी आपके सामने आ गई, इसमें कोई भी वर्ड आप लिखें तो वो किस तरह से हम डिक्शनरी से हेल्प लेते हैं। सर ने भी अगर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया है, तो सर के टीचर हमेशा सर के साथ थोड़ी नहीं थे उन्होंने तो, लेकिन हमें रास्ता जरूर हमारे टीचर ने सिखाया है कि भाई आपको किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। सेल्फ लर्निंग भी एक चीज होती है, जो भी वो भी उस्तादी आपको सिखाता है
ये तुम आप खुद से कैसे सीखोगे? आज के बाद जब भी कोई वर्ब याद करोगे तो बताओ उसमें एक चीज अब तुम्हारे जहन में रहेगी, तुम क्या चेक करोगे उस वर्ब को याद करते वक्त, कि ये वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेगा या सिंगल ऑब्जेक्ट लेगा। अगर डबल लेगा तो अपने बाद टू लेगा या फॉर लेगा। देखिए मैंने पोस्ट लिखा, ये वर्ब आ गया। हमने तो सिर्फ वो अलिफ बे जीम वाली डिक्शनरीज को पढ़ा है ना, फिरोज संस, ये पोस्ट आ गया। अब देखिए पोस्ट पोस्ट पोस्ट, आई विल सेंड द ओरिजिनल पोस्ट टू यू। मिल गया आपको अपने सवाल का जवाब? देखिए आई विल, ये आई विल सेंड द ओरिजिनल टू यू बाय पोस्ट, टू मिल गया आपको। आगे देखिए एक और आपके पास आएगा, इन द पोस्ट, ये तो नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। एक और वर्ब देख लेते हैं, वर्ब, इंटरनेट, जॉब, पागल। वर्ब, पोस्ट एज अ नाउन आ रहा है, हमको पोस्ट एज अ वर्ब चाहिए। पोस्ट, माइक सबने बंद कर दिया करें, आईफोन प्लीज। पोस्ट, ये देखिए पोस्ट आ गया वर्ब, पोस्ट नाउन भी है। अब इसमें देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है टू सेंड अ लेटर टू समबडी, ये हम याद करते हैं, टू समबडी नॉट फॉर। अगर फॉर लगाएंगे तो उसका मतलब है किसी के लिए आप पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम डिक्शनरी, कि हम जाकर डिक्शनरी से कंफर्म कर लेते हैं कि टू आएगा या फॉर आएगा। ये लेकिन जुमला सही लिखा है, आई पोस्ट अ लेटर फॉर सार, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो सारा रिसीवर ऑफ एन एक्शन नहीं है। बहुत अरसे बाद किसी ने अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है भाई, गॉट इट। एक और सवाल आ रहा है, सर समझ आ गई आपकी बातें कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं और दो ऑब्जेक्ट्स कभी टू लेते हैं और कभी फॉर लेते हैं। सर हम आपसे वादा करते हैं कि हम वो लिस्ट का रट्टा मान लेंगे, लेकिन सर एक सवाल है, पूछिए। सर हमें, आपने अभी जैसे आज का जो सेशन शुरू किया, आपने कहा सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर आपने थोड़ी देर बाद का एडवर्ब भी हटा दो, ऑब्जेक्ट भी हटा दो, ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बनाकर दिखा दिया, फिर आपने अचानक से दो ऑब्जेक्ट्स पर आ गए। सर ये कौन फैसला करता है, ये कौन हमें बताता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? सर ये हमें कौन बताता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? तो बताइए ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है? तमाम बच्चे बताइए, ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है? वर्ब। और वो वर्ब ही हमें बताता है कि इसके, ये यहाँ पर क्या लगेगा। और उस वर्ब का नाम होता है बाकायदा ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, गौर से देखें, यहाँ पर मैंने ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद लिखा है वी एन और वी डबल एन। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद या तो सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं या डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डबल ऑब्जेक्ट लेंगे? वही परी आएगी आपके ख्वाब में और आपको बता कर जाएगी, बतूल बेटा इस वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है परिमा, ऐसा ओके सर। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आज संडे आपको लिस्ट दी है उसका रट्टा मारेंगे तो आप वो कौन से वर्ब्स याद कर रहे हैं बताइए? आप वो वर्ब्स याद कर रहे हैं जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। लिस्ट मिल गई आपको वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट, आपको उस डबल ऑब्जेक्ट के बीच में टू और फॉर वाली लिस्ट मिल चुकी है। रट्टा मार लेंगे तो आपको स्टार्टर मिल जाएगा कि चलो हमने कम से कम 50 वो वर्ब्स तो याद कर लिए जिनके बाद टू डबल ऑब्जेक्ट आता है और वो अपने बाद टू लेते हैं या फॉर लेते हैं।
अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई यूज लैपटॉप। अब आई यूज लैपटॉप, आई यूज मोबाइल फोन, ये यूज जो है वो अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट ले सकता है। आप इसके बाद somebody समथिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई गिव अ लेक्चर टू माय स्टूडेंट्स, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये हमें याद करना पड़ता है। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो टू और फॉर ले रहे हैं। अच्छा, जो वर्ब्स अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? आसान सी बात बता रहा हूं, जो वर्ब्स अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता उनको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मिस आयशा आ गई है आपकी डिस्कशन टीचर, फिर हम जाएंगे। बताइए बताइए बताइए, जनरल नॉलेज का सवाल है। इनट्रांजिटिव, मैंने बता दिया, इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। तो क्या लेते हैं? एडजेक्टिव लेते हैं, प्रेपोजिशन लेते हैं, एडवर्ब लेते हैं। बताइए, ट्रांजिटिव वर्ब ज्यादा है या इनट्रांजिटिव वर्ब ज्यादा है? तादाद में ज्यादा कौन से है? तादाद में ज्यादा कौन से है? Intransitive. Intransitive. ट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद इतनी है जितने आपके सर पे बाल, यानी कि लातादाद। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, उनकी तादाद लिमिटेड है, 100 के अंदर अंदर होगी। तो उनको याद करना बिल्कुल मुमकिन है कि आप उनको याद कर सकते हैं। अच्छा, इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। तो एक और जनरल नॉलेज का सवाल, अगर नहीं लेते तो बताइए, क्या इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव बन सकता है? क्या हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव बना सकते हैं? यस और नो? क्या हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि पैसिव के अंदर हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? याद करें बचपन की बातें, जब आप पैसिव क्रिएट करते थे एक्टिव से Object. पैसिव, तो आपको क्या चाहिए होता था? ऑब्जेक्ट। याद करें, आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी, याद आ गया स्कूल वाला सेंटेंस? आई ईट एन एप्पल, आई किल्ड अ स्नेक। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, जो कि आपके पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स में नहीं होगा। तो जब इनट्रांजिटिव वर्ब्स में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं, तो बताइए क्या उसका कभी आप पैसिव बनाएंगे? No, sir. कभी भी नहीं बनेगा। याद रही जनरल नॉलेज की बात, कि जब हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब होता है तो हम उसका कभी भी पैसिव क्रिएट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? मैंने आज का असाइनमेंट आपको क्या दिया है? आज का असाइनमेंट मैंने आपको सिर्फ दिया है कि जो वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट्स है उसकी एक्सरसाइज को रीड कीजिए, और उसके ऊपर आपका टेस्ट 4 क्रिएट होने जा रहा है, जो मैं सैटरडे को आपका टेस्ट कंडक्ट करूंगा इंशाल्लाह। और आपको मैं कहूंगा कि यहाँ पर 2 लगाइए और यहाँ पर 4 लगाइए। इनट्रांजिटिव वर्ब्स की सर कोई लिस्ट मौजूद है? बिल्कुल मिल जाएगी, आप नोट्स में चेक कीजिएगा, वहां से मिल जाएगी, वरना मैं आपको अलग नोट्स के अंदर चिपका कर भेज दूंगा। लिमिटेड है आपके इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई एम साइनिंग ऑफ। अगर यही सेशन आप दोबारा सुनना चाहते हैं आज की बातों को, तो आप मुझे 3 बजे ज्वाइन कीजिएगा और रात में 8 बजे। मिस आयशा ने आपको ज्वाइन कर लिया है, शी इज योर डिस्कशन टीचर। एंड अब आपकी खामोशियां टूट जाएंगी, वैसे तो खामोशी टूटी हुई है, बट नाउ यू हैव टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम।